The problem is that so that the vector area of triangle ABC, तो हमें so that करना है vector area of triangle ABC is, तो ये vector area of triangle ABC का ही फार्मूला है, आपके पास फार्मूले के लिस्ट में लिखा है। अब जो वेक्टर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का फार्मूला है उसको हमें सो दैट करना है। तो सबसे पहले एक ट्रायंगल निकाल देते हैं। ओके, एक ट्रायंगल निकाल दिए हमने, ये BC। ओके, तो इस ट्रायंगल का वेक्टर एरिया, ये जो फार्मूला है इसे हमें सो दैट करना है। अब क्या करते हैं, इसके साथ साथ और एक ट्रायंगल निकाल देते हैं। ये दूसरा ट्रायंगल निकाल दिया हमने। अब इसके साथ दूसरा ट्रायंगल निकाल देने के बाद ये जो टोटल डायग्राम है इसको हम कंसीडर करते हैं, ये BDC, ये इसके अपोजिट में हमने एक ट्रायंगल निकाल दिए। अब इसके अपोजिट में एक ट्रायंगल निकाल दिए तो इसका मतलब ये एंगल, ये अपोजिट टू एंगल D, एंगल C अपोजिट टू एंगल B, और ये डायगोनल हो गया। तो यहाँ से भी एक डायगोनल निकलेगा, तो ये हो जाता है ABDC, ये कौन हो जाता है, पैरेललोग्राम हो जाता है। अब पैरेललोग्राम को कंसीडर करके वेक्टर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हम प्रूव करेंगे। क्या बताया कि इस ट्रायंगल के अपोजिट में हमने एक दूसरा ट्रायंगल निकाल दिए। अब इसके अपोजिट में ट्रायंगल निकालने के बाद एंगल अपोजिट हो गया, साइड अपोजिट हो गया, यहाँ पे डायगोनल भी मिल गया, तो ये हो गया, हम कंसीडर करते हैं कि ये अभी पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम को कंसीडर करके अब इसको सॉल्व करेंगे। कंसीडर ABC इज अ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल है। आल्सो कंसीडर अब सेकंड ट्रायंगल निकालने के बाद ये टोटल डायग्राम हो गया पैरेललोग्राम का। आल्सो कंसीडर क्वाड्रिलैटरल ABDC इज पैरेललोग्राम। अब ये वाले पैरेललोग्राम में दो ट्रायंगल है। अब पहला जो ट्रायंगल है, ये पहला ट्रायंगल ये हाफ है, किसका हाफ होगा, ये पैरेललोग्राम का। पैरेललोग्राम में दो ट्रायंगल है, तो यहां पे हम लिखेंगे वेक्टर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, वेक्टर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, इसे प्रूव करना है। वेक्टर एरिया, देखो सबसे पहले हमने ट्रायंगल निकाल दिए, ट्रायंगल निकालने के बाद और एक ट्रायंगल हमने अपोजिट में निकाल दिए, अपोजिट में ट्रायंगल निकालने के बाद ये हो गया पैरेललोग्राम। ओके, और वहां भी हमने लिख दिया कंसीडर ट्रायंगल ABC इज अ ट्रायंगल, क्वाड्रिलैटरल ABDC इज अ पैरेललोग्राम। अब हमें क्या प्रूव करना है, वेक्टर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो ये जो ट्रायंगल ABC है ये हाफ है, किसका हाफ है, पैरेललोग्राम का। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वेक्टर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ये ट्रायंगल ABC, वेक्टर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। वेक्टर एरिया में मॉड नहीं रहेगा, एरिया में ओनली अगर एरिया निकालना है तो मॉड रहेगा, वेक्टर एरिया निकालना है तो मॉड नहीं रहेगा। अब ये वेक्टर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC ये हाफ है, पैरेललोग्राम का ये हाफ है। दो ट्रायंगल का एडिशन करने से हमें मिलता है पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम का हाफ करेंगे तो हमें मिलता है ट्रायंगल। ओके, अब ये हाफ या डिग्स। अब यहाँ पे वेक्टर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, कल ही हमने एक बताया मैंने, एक प्रॉब्लम होमवर्क, आज सुबह भी एक प्रॉब्लम ऐसे पैरेललोग्राम पे ऊपर कल से और आज, यानी दो होमवर्क और एक प्रॉब्लम मैंने बताया था। ओके, तो वेक्टर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में एडजेसेंट साइड लेना पड़ता है। अब एडजेसेंट साइड, जैसे मैंने कल एक होमवर्क दिया था, आज एक होमवर्क, आपने होमवर्क सॉल्व कर दिए,
होमवर्क सॉल्व करने के बाद होमवर्क के साइड में आपने डायग्राम ही नहीं निकाल दिए पैरेललोग्राम, तो विदाउट डायग्राम से आपको समझ में आ गया कि उसका एडजेसेंट साइड कौन सा है करके। एक स्टूडेंट सॉल्व कर लेता है, उसका चीटिंग आप कर लेते हो। कितने लोगों को बताना पड़ेगा कि आप ड्रा द ट्राइंगल, ड्रा द डायग्राम इन द होमवर्क प्रॉब्लम। यानी आपको इतना नहीं समझ में आता है कि यहाँ पे अगर ट्राइंगल है या पैरेललोग्राम है तो वहाँ पे हमें डायग्राम निकालना पड़ेगा। कल जो मैंने प्रॉब्लम सॉल्व करके दिया पैरेललोग्राम का ABCD, बाद में एक होमवर्क था KLMN, ये पैरेललोग्राम का होमवर्क था। तो आपने KL वेक्टर KL क्रॉस वेक्टर KL ऐसा लिखा, बराबर लिखा, लेकिन डायग्राम भी नहीं निकाले तो भी आपको समझ में आ गया कि ये एडजेसेंट साइड है करके। कहाँ से चीटिंग की आप लोगों ने? सिर्फ 2 स्टूडेंट ने डायग्राम निकाले, एक पल्लवी मेश्राम और एक रिद्धि पटेल। बाकी लोगों ने डायग्राम ही नहीं, फिर कहाँ से आपने लाए भैया? विदाउट डायग्राम से आपको एडजेसेंट साइड इतनी अक्ल नहीं है आपको। तो जहाँ पे पैरेललोग्राम आता है, जहाँ पे नेसेसरी है, तो वहाँ तो डायग्राम निकालना पड़ेगा ना। अब यहाँ पे अगर मैं डायग्राम नहीं निकालूँ तो आपको कैसे समझ में आ जाएगा कि यह ट्राइंगल ABC इसका हाफ रहेगा करके? अब निकाल दो इस डायग्राम को, आपको समझ में आ जाएगा। तो सभी स्टूडेंट ने वहां पे जो 2 होमवर्क है वहां पे पहले डायग्राम निकाल दो। अब वेक्टर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, यहाँ पे वेक्टर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो वेक्टर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में हमें एडजेसेंट साइड लेना पड़ता है। तो यहाँ पे AB और BD ये एडजेसेंट साइड है, AB और AC ये भी एडजेसेंट साइड है, कोई भी 2 ले लो। तो वेक्टर AB क्रॉस वेक्टर AC। फिर और कल आपने जो आंसर निकाले तो बहुत सारे स्टूडेंट ने यहाँ लास्ट में आंसर एरिया इज इक्वल टू √265। भाई वेक्टर किसका एरिया निकाला, आंसर तो बराबर लिखते जाओ। हाँ, एरिया किसका, सिर्फ एरिया लिखने से होता है क्या? एरिया किसका निकाला? एरिया रोम्बस का रहता है, एरिया ट्रायंगल का रहता है, एरिया सर्कल का रहता है, लास्ट में लिखते जाओ ना किसका एरिया निकाला आपने। वेक्टर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, ये लास्ट में लिखते जाओ। तो वेक्टर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फार्मूला याद है, 2 एडजेसेंट साइड लेना पड़ता है, हमने 2 एडजेसेंट साइड ले ली। ओके, तो हाँ, अब हमें इसको प्रूव करना है पोजीशन वेक्टर को। यहाँ पे जो सो दैट में है पोजीशन वेक्टर, तो यहाँ से हमें पोजीशन वेक्टर लाना पड़ेगा। पोजीशन वेक्टर B माइनस पोजीशन वेक्टर ये क्रॉस पोजीशन वेक्टर C माइनस पोजीशन वेक्टर ये इज इक्वल टू हाफ ऑफ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, पोजीशन वेक्टर B क्रॉस C माइनस पोजीशन वेक्टर B क्रॉस A माइनस पोजीशन वेक्टर A क्रॉस C माइनस माइनस प्लस पोजीशन वेक्टर A क्रॉस पोजीशन वेक्टर A। इसको अंडरलाइन कर दो, इसकी वैल्यू 0 होती है, साइड में लिख दो इज इक्वल टू 0। हमें क्या क्या लाना है? पोजीशन वेक्टर A क्रॉस B यहाँ पे है, यहाँ पे माइनस है, क्रॉस वेक्टर में माइनस का प्लस होता है, सीक्वेंस भी चेंज होता है। सीक्वेंस यानी ये जो पोजीशन वेक्टर ये सेकंड पोजीशन पे है, ये फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगा। यहाँ पे ये क्रॉस C नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? C क्रॉस A, तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा और C क्रॉस ये हो जाएगा। तो इज इक्वल टू हाफ ऑफ B क्रॉस C, ये भी ओके है। ये माइनस B क्रॉस C, इसको करना पड़ेगा A क्रॉस B प्लस ये A क्रॉस C है, इसको करेंगे C क्रॉस A, C क्रॉस A। ओके, अब प्रॉब्लम अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम सबसे पहले लिखना पड़ेगा A क्रॉस B, इसके सीक्वेंस अनुसार उसको लिख दो। हाफ ऑफ A क्रॉस B, B क्रॉस C प्लस C क्रॉस A। किसको सो दैट किए? तो यहां पे लिखना पड़ेगा वेक्टर एरिया, आप कंप्लीट लिख दो, वेक्टर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, हेंस प्रूव्ड।
अब इसके बाद में न्यू पेज पे आप हेडिंग लिख दो, न्यू पेज पे हेडिंग लिखना 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री इसे कहते हैं 3D शॉर्ट में। तो एक ये लेसन है, आप अगर टेक्स्ट बुक देखोगे तो वहां पे आपको ये लेसन नहीं दिखेगा। ये वाला लेसन वेक्टर लेसन में कंबाइन कर दिया, उसके प्रॉब्लम वेक्टर लेसन के साथ मिक्स कर दिए। अभी तक ये लेसन सेपरेट रहता था, वेक्टर के बाद में 3D रहता था, उसके बाद में लाइन, उसके बाद में प्लेन। अब इस न्यू सिलेबस में अभी तक जो सिलेबस अभी तक जो 12वीं की बैच थी या इसके पहले की भी, यानी जहाँ से भी मैथमेटिक्स स्टार्ट हुआ तो 3D लेसन ये अलग रहता है वेक्टर के बाद में। तो आपके अब न्यू सिलेबस में क्या हुआ कि 3D का लेसन वेक्टर लेसन में मिक्स कर दिए और उसके प्रॉब्लम भी उसके साथ मिक्स कर दिए। ऐसे सेपरेट नहीं है, लेकिन हम सेपरेट ले रहे हैं, प्रॉब्लम वही लेंगे। आपको समझ में आना चाहिए कि ये प्रॉब्लम वही किसके है। तो 3D के प्रॉब्लम अलग रहते हैं, लेकिन उसने 3D के प्रॉब्लम और वेक्टर के प्रॉब्लम मिक्स कर दिए, तो मैं वहां से अलग निकाल रहा हूं। ओके, क्योंकि आप जब टेक्स्ट बुक देखोगे तो वहां पे आपको ये नाम नहीं दिखेगा 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। तो एक्चुअली 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री ये लेसन उसके साथ मिक्स किया है। तो न्यू पेज से स्टार्ट कर दो। तो पहले सबसे पहले हम डायग्राम निकाल देते हैं। आप डायग्राम निकाल देना, ये 3D की डायग्राम, यहाँ पे एक्स एक्सिस, यहाँ पे वाई एक्सिस, यहाँ पे जेड एक्सिस, यहाँ पे रहेगा ओरिजिन, एक्स एक्सिस, यहाँ पे ओरिजिन रहेगा ओ। ये ओरिजिन से एक लाइन पासिंग हो रही है, इसको हम कंसीडर करते हैं ओ, लाइन ओपी पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ओके, तो लाइन ओपी एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बराबर निकालना। लाइन ओपी एक्स एक्सिस के साथ एक्स अल्फा एंगल तैयार करता है। लाइन ओपी वाई एक्सिस के साथ एक बीटा एंगल, यही लाइन ओपी जेड एक्सिस के साथ अल्फा बीटा और गामा एंगल बराबर निकालना, वाई नहीं निकालना। ओके, जो वाई है वो वाई को मोड़ दो, उसको टर्न कर दो, तो अल्फा बीटा गामा। तो सबसे पहले देखो डायग्राम कैसे निकाले, उस टाइप ही डायग्राम निकालना। तो ये हो गई 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री की डायग्राम। अब ये डायग्राम में से हम फार्मूले निकालेंगे, ये डायग्राम में से फार्मूले निकालेंगे। देखो अब डायग्राम, तो ये डायग्राम में जो एंगल दिख रहा है, ये एंगल अल्फा, ऑलवेज रिमेंबर एंगल अल्फा लाइज ऑन एक्स एक्सिस और मेक with x axis, angle beta make with y axis and angle gamma make with z axis। तो यहाँ पे हम स्टेटमेंट लिखेंगे, यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट रहेगा कंसीडर a line OP, कंसीडर, ये जो डायग्राम में दिख रहे हैं, कंसीडर अ लाइन ओपी पासिंग थ्रू द ओरिजिन, पासिंग थ्रू द ओरिजिन। वीडियो अच्छी तरह से देख लेना, उसके साथ साथ रिमाइंड करते जाओ अपने माइंड में और बाद में अपने मन से लिखते जाओ रजिस्टर में फार्मूले। तो क्या है, ये डायग्राम बता रहे हैं ना, अब याद करने की कोई जरूरत नहीं है, डायग्राम बता रहा है। डायग्राम में दिख रहा है कि क्या दिख रहा है कि लाइन ओपी पासिंग थ्रू द ओरिजिन, लाइन ओपी पासिंग थ्रू द ओरिजिन। सेकंड, अब दिस लाइन क्या कर रहा है,
ओनली पासिंग नहीं हो रहा है, तो उसका दूसरा कंस्ट्रक्शन, उसका फंक्शंस क्या है? लाइन ओपी मेकिंग एन एंगल अल्फा बीटा गामा with positive direction of x, y, z axis respectively। ये डायग्राम बता रहा है। ये डायग्राम में देखो बराबर कि ये लाइन ओपी पासिंग थ्रू द ओरिजिन, तो केवल वो पासिंग नहीं हो रही है लाइन ओपी, तो लाइन ओपी और क्या कर रही है? लाइन ओपी, ये लाइन ओपी क्या कर रही है? मेकिंग एन एंगल अल्फा। देखो अल्फा एंगल कहाँ से कहाँ तक है? एक्स एक्सिस से लाइन ओपी तक। तो लाइन ओपी मेकिंग एन एंगल, कंस्ट्रक्शन सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन करते जाओ कि लाइन ओपी पासिंग थ्रू द ओरिजिन, केवल उसका काम नहीं है ओरिजिन पासिंग हो, वहां से पासिंग होना करके। दूसरा फंक्शन उसका क्या है कि वो क्या कर रहा है? लाइन ओपी मेकिंग एन एंगल अल्फा, अल्फा एंगल, मेकिंग एन एंगल बीटा, मेकिंग एन एंगल गामा, किसके साथ? विथ एक्स एक्सिस, विथ वाई एक्सिस, विथ जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली। अल्फा एंगल एक्स एक्सिस के साथ, बीटा एंगल वाई एक्सिस के साथ, जेड एंगल गामा एक्सिस के। देखो अभी यहाँ पे ऑफलाइन ट्यूशंस नहीं है, लेकिन ये फार्मूले आपको घर में ईमानदारी से याद करना पड़ेगा। ओके तो पहला स्टेटमेंट हमने लिखा कंसीडर अ लाइन ओपी पासिंग थ्रू द ओरिजिन। दूसरा स्टेटमेंट लिखा कि ये लाइन क्या कर रही है कि लाइन ओपी मेकिंग एन एंगल अल्फा बीटा गामा विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स वाई जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली। दो सेंटेंस हमने यहां पे लिखा था। ये लाइन बता रही है, क्या लाइन बता रही है? लाइन ओपी पासिंग थ्रू द ओरिजिन, डायग्राम में दिख रही है। उसके साथ लाइन ओपी क्या कर रही है? लाइन ओपी मेकिंग एन एंगल अल्फा, मेकिंग एन एंगल बीटा, मेकिंग एन एंगल ऑफ गामा, किसके साथ? विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली। तीनों एक्सिस के साथ अल्फा बीटा एंगल तैयार हो रहे हैं। फिर ये अल्फा बीटा एंगल इसको क्या कहते हैं? देखो लाइन ओपी मेकिंग एन एंगल अल्फा, मेकिंग एन एंगल बीटा, मेकिंग एन एंगल गामा विथ पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव डायरेक्शन विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड। तो पॉजिटिव डायरेक्शन में ये एंगल है, तो अल्फा एंगल ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में है, एंगल है ये अल्फा एंगल लाइज ऑन और मेकिंग विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस डायरेक्शन। तो और ये एंगल, ये वाला एंगल पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ है, ये वाला एंगल पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ है, ये वाला एंगल पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ में, और इसे इसलिए इसका नाम है, अब ये केवल एंगल नहीं है, ये एंगल है डायरेक्शन एंगल, क्योंकि ये डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ वो तैयार हो रहे हैं, इसलिए इसका नाम हो गया डायरेक्शन एंगल। तो हमें लिखना पड़ेगा नंबर थर्ड में अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा are called as direction angle. Alpha, beta, gamma are called as direction angle. Number 4. फिर इसका कोसाइन एंगल निकालते हैं। नंबर 4 कोसाइन ऑफ एंगल अल्फा बीटा गामा रिप्रेजेंट याज
कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गैमा। अल्फा बीटा गैमा, अल्फा बीटा गैमा, ये तो एंगल है विथ एक्स एक्सिस, विथ वाई एक्सिस, विथ जेड एक्सिस, या विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस। Hence it is called as a direction angle. Alpha, beta, gamma are called as a direction angle. अब ये डायरेक्शन एंगल का कोसाइन निकालना है। कौन से डायरेक्शन एंगल का? अल्फा बीटा गैमा का। अल्फा बीटा गैमा ये डायरेक्शन एंगल का कोसाइन निकालना है। क्या बताया मैंने? अल्फा बीटा गैमा, इस एंगल का डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है कोसाइन ऑफ एंगल अल्फा बीटा गैमा रिप्रेजेंट एज कोसाइन यानी कॉस। तो फिर वो हो गया कोसाइन, अल्फा बीटा गैमा का कोसाइन कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गैमा, फिर कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गैमा, उसे कहेंगे डायरेक्शन कोसाइन। नंबर 5 में कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गैमा आर कॉल्ड एज डायरेक्शन कोसाइन। आर कॉल्ड एज डायरेक्शन कोसाइंस। आपको ये फार्मूले आज याद करना है, कल ऑनलाइन में याद करवाऊंगा आपसे। ओके, और कौन कौन कल ऑनलाइन रेडी रहेगा उसकी लिस्ट मैं ग्रुप पे भेज दूंगा। उतने बच्चों को याद करके मुझे कल ऑनलाइन बताना है कि आपको ये याद होगी करके। आज मैं लिस्ट सेंड कर दूंगा, वो उस टाइम पे रेडी रहेंगे। 3 दिन वो लिस्ट आपको सेंड कर दूंगा, यानी थोड़े थोड़े बच्चे आज कल परसों कल, फिर कौन कौन बच्चे ये पूरे याद करके बताना। फिर अगर कोई ऑनलाइन मुझे नहीं बताएगा तो उसको रिमूव कर दूंगा। जब आप याद करोगे तब ज्वाइन होना। ओके, तो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गैमा आर कॉल्ड एज डायरेक्शन कोसाइंस। तो ये डायग्राम है, ये डायग्राम हमें बता रही है। डायग्राम क्या बता रही है? लाइन ओपी पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ये बता रही है। फिर लाइन ओपी का फंक्शन क्या है कि लाइन ओपी मेकिंग एन एंगल, लाइन ओपी मेकिंग एन एंगल, कौन सा एंगल? अल्फा बीटा गैमा, विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स वाई जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली। ओके, विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स वाई जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली। तो पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ ये वाले एंगल है, तो इसे कहना है कि ये है डायरेक्शन एंगल। डायरेक्शन एंगल कौन कौन से है? अल्फा बीटा गैमा, ये डायरेक्शन एंगल है। क्या बताया मैंने कि अल्फा बीटा गैमा ये है डायरेक्शन एंगल। ये डायरेक्शन एंगल को कोसाइन के साथ लेके जाओ, तो फिर डायरेक्शन कोसाइन कौन कौन होता है? डायरेक्शन कोसाइन कॉस अल्फा, यहाँ पे कोसाइन याद कर दो, तो ये होता है कॉस अल्फा, ये होता है कॉस बीटा, ये होता है कॉस गैमा। ओके, तो इट इज कॉल्ड एज अ डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन, ये जो डायरेक्शन एंगल है यानी अल्फा एंगल किसके साथ रहता है? एक्स एक्सिस के साथ, बीटा एंगल वाई एक्सिस के साथ, और गैमा एंगल जेड एक्सिस के साथ। ओके, नेक्स्ट नंबर में वहां पे एक फार्मूला है, कितना नंबर हो गए वो नंबर बराबर देख लेना, शायद नंबर 5 हुए। नंबर 6, डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन कैन आल्सो डिनोटेड बाय, कैन आल्सो डिनोटेड बाय एल एम एन, ये भी है डायरेक्शन कोसाइन। कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गैमा ये भी तो है डायरेक्शन कोसाइन, उसके साथ साथ एल एम एन ये भी डायरेक्शन कोसाइन है। देयरफॉर एल इज इक्वल टू कॉस अल्फा, एम इज इक्वल टू कॉस बीटा, एन इज इक्वल टू कॉस गैमा।
तो डायरेक्शन कोसाइन कौन कौन सा है? कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, ये डायरेक्शन कोसाइन है। आल्सो एल एम एन ये भी डायरेक्शन कोसाइन है, इसलिए फिर एल एम एन ये डायरेक्शन कोसाइन है, तो एल इज इक्वल टू कॉस अल्फा, एम इज इक्वल टू कॉस बीटा, एन इज इक्वल टू कॉस गामा। ओके, नेक्स्ट नंबर 7, डायरेक्शन रेशोस, इसे कहते हैं डीआरएस। प्रॉब्लम में भी डीआरएस ही रहेगा, एग्जाम में भी डीआरएस रहेगा। डायरेक्शन रेशोस आर डिनोटेड बाय ए बी सी, स्मॉल लेटर में आर डिनोटेड बाय ए बी सी। डायरेक्शन रेशोस आर डिनोटेड बाय ए बी सी। नेक्स्ट नंबर जो भी है, रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन डीआरएस यानी डायरेक्शन रेशो एंड डायरेक्शन कोसाइंस। रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन रेशो एंड डायरेक्शन कोसाइंस। तो एल इज इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एम इज इक्वल टू प्लस माइनस बी अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एन इज इक्वल टू प्लस माइनस सी बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ओके, तो ये है रिलेशन बिटवीन ये डायरेक्शन कोसाइन, और इसके साथ डायरेक्शन रेशो के साथ जो हम डायरेक्शन रेशो और डायरेक्शन कोसाइन का रिलेशन हम जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा नहीं रहेगा। कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा ये डायरेक्शन कोसाइन कब रहेंगे? जब हमारे पास ये एंगल रहेगा अल्फा, बीटा, गामा, या कोई भी एंगल 90 डिग्री, 20 डिग्री, कुछ भी डिग्री रहता है, जो भी एंगल रहेगा तब डायरेक्शन कोसाइन कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा रिप्रेजेंट करना पड़ता है। अब यहाँ पे कोई एंगल नहीं है, इसका रिलेशन ये बी सी ये डायरेक्शन रेशो है, तो इसका रिलेशन डायरेक्शन कोसाइन के साथ है। लेकिन कौन सा वाला डायरेक्शन कोसाइन, ये भी जरूरी है। तो कौन सा वाला डायरेक्शन कोसाइन? एल एम एन। नेक्स्ट नंबर 9 जो भी है, नंबर 9 एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और ये यानी कौन रहे? कॉस अल्फा, तो ये रहेगा कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। फार्मूले के लिए पूरे फार्मूले टोटल, और भी फार्मूले रहेंगे, एक कंप्लीट 1 पेज छोड़ दो, उसके बाद में प्रॉब्लम लिखना। अब देखो यहाँ पे कौन कौन से हमने फार्मूले देखे, कौन कौन सा डेफिनेशन देखा है। ये डायग्राम में बहुत सारे फार्मूले हैं, ये डायग्राम बहुत कुछ बता रहा है हमको। ये डायग्राम बता रहा है कि लाइन ओपी, अब याद करते जाओ मेरे साथ, लाइन ओपी पासिंग थ्रू द ओरिजिन, लाइन ओपी पासिंग थ्रू द ओरिजिन। फिर लाइन ओपी का फंक्शन क्या है? लाइन ओपी तैयार कर रहा है, क्या तैयार कर रहा है? मेकिंग यान एंगल अल्फा एन एंगल बीटा यान एंगल गामा। लाइन ओपी मेकिंग एन एंगल अल्फा बीटा गामा विथ पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ, इसलिए हम इसे कहते हैं डायरेक्शन एंगल विथ अल्फा एंगल विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, बीटा एंगल विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, एंड गामा एंगल विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस। हेंस इट इज कॉल्ड एज डायरेक्शन एंगल। ओके, ये डायरेक्शन एंगल हो, अल्फा बीटा गामा आर कॉल्ड एज नॉट एंगल, डायरेक्शन एंगल। अब इन डायरेक्शन एंगल के साथ कोसाइन ज्वाइन कर दो, तो वो हो जाता है कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। फिर कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, इसे क्या कहेंगे? डायरेक्शन कोसाइन। क्या कहेंगे हम? डायरेक्शन कोसाइन।
डायरेक्शन कोसाइन आर आल्सो डिनोटेड बाय एल एम एन। दो है हमारे पास डायरेक्शन कोसाइंस, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा और एल एम एन। इसलिए हम वहां पे हम लिखते हैं एल इज इक्वल टू कॉस अल्फा, एम इज इक्वल टू कॉस बीटा एंड एन इज इक्वल टू कॉस गामा। ओके, फिर इनका एक फार्मूला भी है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो उसके साथ साथ कॉस का भी फार्मूला बनता है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। यहाँ पे हमने डायरेक्शन रेशो भी लिया है। डायरेक्शन रेशो NADRS आर डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर ABC। उसका रिलेशन हमने लिखा है, रिलेशन बिटवीन द डायरेक्शन रेशो एंड डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन रेशो का जो रिलेशन डायरेक्शन कोसाइन के साथ है, लेकिन वहां पे कौन सा डायरेक्शन कोसाइन यूज करना है, LMN। ओके, तो इसके बाद में ये फार्मूले होने के बाद में और 1 पेज छोड़ दो, फार्मूले के लिए प्रॉब्लम दे। If a line makes an angle 90 degree, 60 degree, 30 degree, 60 degree, 30 degree with positive direction of x, y, z axis respectively, then find direction cosine, then find direction cosines। फाइंड डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करना है। तो अभी बताया मैंने डायरेक्शन कोसाइन दो है, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। LMN ये भी डायरेक्शन कोसाइन है। तो यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइन कौन सा निकालेंगे हम, LMN नहीं निकालेंगे, कौन सा निकालेंगे, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। क्यों निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे एंगल गिवन है, एंगल गिवन है। जब एंगल गिवन रहता है तब डायरेक्शन कोसाइन मिलेगा कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। ये ध्यान में रखना, डायरेक्शन कोसाइन अगर निकालना है तो वहाँ पे कंसिडर कर दो कि हम डायरेक्शन कोसाइन कौन सा निकालेंगे, LMN नहीं निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे एंगल है। जब एंगल रहेगा तब डायरेक्शन कोसाइन कॉस वाला मिलेगा। ओके, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे एंगल दिया है 90 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री विथ किसके, विथ एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के लिए कौन रहेगा 90 डिग्री, वाई एक्सिस के लिए कौन रहेगा 60 डिग्री और जेड एक्सिस के लिए कौन रहेगा 30 डिग्री। ये प्रॉब्लम है, बोल रहा है ना ये 90 डिग्री विथ एक्स एक्सिस, 60 डिग्री विथ वाई एक्सिस एंड 30 डिग्री विथ जेड एक्सिस। लेकिन एक्चुअली एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पे कौन सा एंगल रहता है, अल्फा। एक्चुअली एक्स एक्सिस पे रहता है अल्फा एंगल, वाई एक्सिस पे रहता है बीटा एंगल, जेड एक्सिस पे रहता है गामा एंगल। यानी ये 90 डिग्री ये जो वैल्यू है ये किसकी है, अल्फा की, ये किसकी है, बीटा की, और ये किसकी है, गामा की। ऐसा है। लेट यहां पे हम लिखेंगे सबसे पहले, लेट अल्फा बीटा गामा बी द डायरेक्शन एंगल्स, बी द डायरेक्शन एंगल। स्टेटमेंट बराबर याद होना जरूरी है। अल्फा बीटा गामा ये कौन है, डायरेक्शन एंगल। कहां से तैयार हुए, मेड बाय पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स वाई जेड एक्सिस रिस्पेक्ट। अल्फा बीटा गामा बी द डायरेक्शन एंगल मेड बाय पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स वाई जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली। ओके,
देयरफॉर फ्रॉम गिवन तो अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री, बीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, गामा इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये हो गया डायरेक्शन एंगल। हमें क्या चाहिए? डायरेक्शन कोसाइन। ये चाहिए ना डायरेक्शन कोसाइन, ये लेमन नहीं, कॉस अल्फा। देयरफॉर अब कॉस लगाना पड़ेगा यहाँ। देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइंस आर, डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए यहाँ पे कॉस लगाएंगे, यानी कॉस अल्फा। तो यहाँ पे अगर कॉस लगाएंगे तो यहाँ भी लगाएंगे, फिर कॉस 90 डिग्री की वैल्यू लिखना पड़ेगा। देयरफॉर कॉस अल्फा इज इक्वल टू कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 की वैल्यू रहती है 0। बाद में कॉस बीटा, तो बीटा की वैल्यू है 60 डिग्री। ओके, कॉस अल्फा, तो अल्फा कितना है 90, और ये कॉस 90 0। कॉस 60 डिग्री की वैल्यू क्या रहती है? कॉस 60 1/2। फिर कॉस गामा, कॉस एज इट इज गामा की वैल्यू क्या है? 30 डिग्री। कॉस 30 डिग्री क्या रहता है? √3/2। तो आंसर में हम लिखेंगे, तो हमें ये 0 1/2 एंड √3/2। 0 किसकी वैल्यू? कॉस अल्फा की, 1/2 इसकी वैल्यू, √3/2 कॉस गामा कौन है? डायरेक्शन कोसाइन। तो आंसर लिख दो अब इसके नीचे। देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइंस आर, आंसर लिखना है, आंसर करके डायरेक्शन कोसाइंस आर 0, 1/2, √3/2, ऐसा आंसर लिख दो। Next, a line makes angle of measure, makes an angle of measure 45 degree 60 degree, 45 degree and 60 degree with positive direction of y and z axis respectively. Find angle made by line. Find angle made by line with x axis. देखो अब ये वाले प्रॉब्लम में क्या है, ये वाले प्रॉब्लम में सिर्फ दो ही एंगल है, एक 45 डिग्री और एक 60 डिग्री। तो 45 डिग्री कहाँ पे है? विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। ये वाई एक्सिस के साथ 45 डिग्री है, तो वाई एक्सिस पे कौन सा एंगल रहता है? बीटा, यानी ये किसकी वैल्यू हो गई? बीटा की। ओके, बाद में 60 डिग्री किसके साथ है? जेड एक्सिस के साथ। तो जेड एक्सिस पे कौन सा एंगल रहता है? गामा, तो ये गामा एंगल की वैल्यू है। फिर लास्ट में क्या निकालना है? फाइंड एंगल मेड बाय लाइन, यानी वो लाइन ओपी मेड बाय लाइन विथ एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के साथ कौन सा एंगल तैयार हो रहा है? एक्स एक्सिस पे कौन सा एंगल रहता है? अल्फा, यानी हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? अल्फा की। एक्स एक्सिस के साथ एंगल निकालना है। समझ में आ गया? तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट एज इट इज रहेगा जो हमने पहले प्रॉब्लम में लिखा है। लेट अल्फा बीटा गामा बी द डायरेक्शन एंगल्स, ये डायरेक्शन एंगल है मेड बाय लाइन विथ, वहां पे ये दो वर्ड याद कर देना पहले प्रॉब्लम में, मेड बाय लाइन विथ पॉजिटिव
डायरेक्शन ऑफ एक्स वाई जेड एक्सेस रिस्पेक्टिवली। ओके, फ्रॉम गिवन तो गिवन 45 डिग्री कहाँ पे है? वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। ओके, ऑन वाई एक्सिस। और क्या है? गामा इज इक्वल टू 60 डिग्री ऑन ये जेड एक्सिस पे, जेड एक्सिस के साथ है। ओके, तो यहाँ पे हमें डायरेक्शन कोसाइन हमें निकालना क्या है? एक्स एक्सिस पे कौन सा एंगल? तो एक्स एक्सिस पे एंगल निकालने के लिए फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। कौन सा अप्लाई करेंगे? कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1, ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। अब ये बीटा की वैल्यू है तो बीटा के साथ हम कॉस बीटा निकाल देंगे। तो इसके सामने हम लिख देते हैं देयरफॉर कॉस बीटा यानी कॉस 45, कॉस 45 यानी कॉस पाई बाय 4 कितना वैल्यू रहता है? 1/√2, 1/√2। ये इसके सामने लिख दो। गामा है तो कॉस गामा निकालेंगे, जैसे पहले वाले प्रॉब्लम में हमने निकाला था। हमारे पास अल्फा बीटा गामा था तो उसके साथ साथ हमने कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा निकाला। अब कॉस बीटा कॉस गामा कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 की वैल्यू रहती है 1/2। ओके, अब यहाँ पे हम कॉस अल्फा निकालना पड़ेगा क्योंकि अल्फा कौन से एक्सिस पे रहता है? एक्स एक्सिस पे। तो इसलिए अभी फार्मूले में जाना पड़ेगा। वही लो है हमारे पास फार्मूला कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। तो कॉस स्क्वायर अल्फा ये एज इट इज रहेगा। कॉस स्क्वायर बीटा, बीटा की वैल्यू है 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर। कॉस गामा की वैल्यू है 1/2, इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे सॉल्व कर दो। तो कॉस स्क्वायर अल्फा ये एज इट इज रहेगा, इसको ट्रांसफर कर देंगे 1 माइनस 1/2 माइनस 1/4, 1/2 यहाँ पे 1/2 रहेगा और यहाँ पे 1/4 और ट्रांसफर हो गए। यहाँ पे पहले माइनस कॉमन निकाल देते हैं, या पहले इसको सॉल्व कर दो। ये 1 और ये हाफ, 1 में से हाफ चला गया तो हाफ रहेगा यानी 1/2, 1/2 माइनस 1/4 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 4 माइनस 2/8 कितना रहेगा? 2/8 यानी 1/4 कॉस स्क्वायर अल्फा। स्क्वायर रूट निकाल दो ऑन बोथ साइड। तो कॉस अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2, प्लस माइनस 1/2। तो कॉस में 1/2 किसकी वैल्यू है? कॉस में 1/2 किसकी वैल्यू है? ये है। कॉस में 1/2 किसकी वैल्यू रहती है? 60 की। तो एक प्लस में और एक माइनस में। देयरफॉर कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1/2 और कॉस अल्फा इज इक्वल टू माइनस 1/2। तो यहां पे हम लिखेंगे कॉस अल्फा इज इक्वल टू कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 यानी 1/2 होता है। और यहाँ पे माइनस में कॉस अल्फा इज इक्वल टू कॉस 120। कॉस 120 की वैल्यू माइनस 1/2 रहती है। दोनों साइड पे कॉस कॉस कैंसल,
तो अल्फा इज इक्वल टू 60 डिग्री और उधर अल्फा इज इक्वल टू 120 डिग्री, आप लिख दो वहां पे, दोनों साइड पे कॉस कॉस कैंसल, तो अल्फा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो आपको अल्फा ही चाहिए ना, क्योंकि अल्फा कौन से एक्सिस पे रहता है, एक्स एक्सिस पे रहता है। तो अल्फा इज इक्वल टू 60 डिग्री लिख दो और वहां पे और अल्फा इज इक्वल टू 120 डिग्री। अब लास्ट में आंसर कैसा लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आपने ये नहीं बताया, आपको नहीं पता है कि अल्फा निकालना है क्या, लेकिन अल्फा तो निकालना है क्योंकि अल्फा ये एक्स एक्सिस पे रहता है। ये आंसर कैसा लिखना पड़ेगा, तो ये आंसर लिखोगे देयरफॉर, ये है ये एंगल मेड बाय लाइन विद एक्स एक्सिस इज इक्वल टू 60 डिग्री और 120 डिग्री, ऐसा लिखना। क्वेश्चन यही है, एंगल मेड बाय लाइन विद एक्स एक्सिस इज इक्वल टू 60 डिग्री और 120 डिग्री, ऐसे आप आंसर लिख दो।